He remained in touch with the Come mission. when we shall redeem our place, not only for him. मेरा नाम हरीश कुमार मौर्य है। कौटिल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम पिछले लेक्चरों में क्या कर रहे थे? देखिए, पिछले लेक्चर्स में, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर्स में हमने विजयनगर की शुरुआत की थी। इसके पहले हमने जो दिल्ली सल्तनत से प्रांतीय राजवंश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, उनको पढ़ रहे थे। हमने दिल्ली सल्तनत के उत्तर भारत के राजवंश और दक्षिण भारत के राजवंशों को पढ़ रहे थे। उत्तर भारत के भी हम हिंदू राजवंश और मुस्लिम राजवंश को ले रहे थे, और अभी हमने दक्षिण भारत के राजवंश, जिसमें पहले हमने हिंदू राजवंश विजयनगर को समझ रहे थे। कुछ विजयनगर को हमने तालीकोटा का युद्ध विजयनगर का देखा था कि उसमें विजयनगर को कितनी बड़ी क्षति हुई थी, और तालीकोटा के युद्ध के बाद जो सदाशिव राय का क्या हुआ, अब हम इसको जानते हैं कि तालीकोटा के युद्ध का परिणाम क्या रहा, जिसमें बहमनी राज्यों की विजय हुई थी और विजयनगर की पराजय हुई थी। पर उसके अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, देखिए, ये यूनिट जब मैं आपको सिलेबस का डिस्कशन कर रहा था कि पूरे मध्यकालीन भारत का एक आदर्श सिलेबस क्या होगा, तो वह यह जो हम पढ़ रहे हैं, अब यूनिट 4 का पोर्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें विजयनगर से संबंधित चर्चा चल रही है। इसके बाद हम बहमनी राज्य से संबंधित चर्चा करेंगे, और उसके पश्चात हम भक्ति आंदोलनों से संबंधित चर्चा करेंगे। यह यूनिट 4 का सिलेबस है, जो मैंने आपको विस्तार पूर्वक अपने पहले लेक्चर्स में समझाया है। चलिए, देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरे विजयनगर में 4 वंश हुए हैं। पहला संगम वंश था, दूसरा सालुब वंश था, और तीसरा तुलुप वंश था, और चौथा आरवीडू वंश था। मैंने आपको बताया था जो तुलुप वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कृष्णदेव राय थे, और कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, उनके भाई अच्युत राय गद्दी पर बैठे थे, पर राम राय चाहता था कि कृष्णदेव राय का बेटा सदाशिव राय गद्दी पर बैठा, पर ऐसा नहीं हुआ। बाद में राम राय द्वारा षड्यंत्र करके सदाशिव राव को गद्दी दी गई, और सदाशिव राय के काल में तालीकोटा का या राक्षसी तंगड़ी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। यह हम चर्चा कर चुके हैं। अब इस युद्ध के बाद सदाशिव राव का क्या हुआ, अब हम जानते हैं। देखिए, विजयनगर की चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, आरवीडू वंश क्या था कि जब युद्ध हुआ था तो राम राय का एक भाई था। मैं क्या कह रहा हूं, राम राय का एक भाई था तिरुमल। तिरुमल ने क्या किया, सदाशिव राय को निकालकर भाग जाता है। तिरुमल सदाशिव राय को युद्ध से निकालकर भाग जाता है, और बाद में सदाशिव राय को बंदी बना लेता है, और एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम होता है आरवीडू वंश की स्थापना करता है। और जब मैं आपको आधुनिक भारत जब पढ़ाऊंगा, और जब मैसूर का लेक्चर लूंगा, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ाऊंगा, तो यह कहानी फिर लिंक होगी। मैं क्यों कह रहा हूं यह कहानी लिंक होगी, चूंकि ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपके पास रिकॉर्ड रहता है। जब मैं आधुनिक भारत पढ़ाऊंगा तो मैसूर राज्य में भी यह कहानी लिंक होगी, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि क्या किया राम राय, वहां से राम राय का एक भाई था तिरुमल। राम राय की तो हत्या हो जाती है, तिरुमल था। तिरुमल क्या किया, सदाशिव राय को निकालकर वहां से भाग जाता है, और बाद में सदाशिव राव को ही बंदी बना लेता है, और एक नए वंश आरवीडू वंश की स्थापना करता है। और मैंने यहाँ लिखा है मैसूर वाला लेक्चर, अर्थात जब मैं आधुनिक भारत में मैसूर वाला लेक्चर लूंगा, तब यह कहानी लिंक होगी। वह कहानी हम वहां पढ़ेंगे। चलिए, आरवीडू वंश में
पूछा जाएगा कि आरवीडू वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप आंसर देंगे आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमल्ल थे। ये आरवीडू वंश के संस्थापक हैं। बस इसमें इतना जानना है कि संस्थापक कौन थे। उसके बाद एक शासक हुए हैं रंग द्वितीय, और रंग द्वितीय के बाद अगले शासक हुए हैं वेंकट द्वितीय। और वेंकट द्वितीय को सिर्फ हमें इसलिए जानना है क्योंकि इनके काल में, वेंकट द्वितीय के काल में एक राजा ओडियार द्वारा 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैसूर राज्य की स्थापना किस वंश के काल में हुई, तो आप बताएंगे आरवीडू वंश के शासक थे वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय के एक राजा थे, राजा ओडियार, या कहीं कहीं वाडियार लिखा मिलता है, आप जानते रहिएगा। और 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन आएगा कि आरवीडू वंश या संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। मैं क्या कह रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आरवीडू वंश या संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो आप बताएंगे रंग तृतीय अंतिम शासक थे। क्या बताएंगे, रंग तृतीय। संपूर्ण विजयनगर या आरवीडू वंश के तो थे ही, संपूर्ण विजयनगर के भी यह अंतिम शासक थे। तो चलिए यह जानकारी आप जानते रहिए। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब विजयनगर की कुछ प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ते हैं कि विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। चलिए देखिए, विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था। विजयनगर जो विभाजित था, संपूर्ण विजयनगर या पूरा साम्राज्य विजयनगर कई प्रांतों में विभाजित था। विजयनगर साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को मंडलम कहते थे। क्या कहते थे, प्रांत को मंडलम कहते थे। और प्रांत के बाद जिला को वालनाडु या कोट्टम कहते थे। और जिला कई परगना या तहसील में विभाजित था, और इन परगना तहसील को नाडु बोलते थे। और परगना या तहसील कई ब्लॉक में विभाजित थी, और इन ब्लॉक को मेला ग्राम या 50 गांव का समूह बोलते थे। और ब्लॉक गांव में विभाजित थे, और इन गांव को उर या ग्राम बोला जाता था। देखिए, यहां से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा विजयनगर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वह विजयनगर साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। दूसरा पूछा जाएगा जो प्रांत थे उनको क्या कहा जाता था। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन मंडलम भी रहेगा। आप जानते रहिए कि प्रांत को मंडलम कहा जाता था। और प्रांत कई जिलों में विभाजित थे, और जिले को वालनाडु या कोट्टम कहा जाता था। जिले को वालनाडु या कोट्टम कहा जाता था। और जिला कई परगना या तहसील में विभाजित था, और इन परगना या तहसील को नाडु कहा जाता था। और तहसील कई ब्लॉक में विभाजित थी, और ब्लॉक मेला ग्राम कहा जाता था। ये मेला ग्राम 50 गांव का समूह हुआ करता था। और ब्लॉक गांव में विभाजित था, और गांव को उर या ग्राम कहा जाता था। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं इस पर सवाल कि विजयनगर साम्राज्य में गांव को क्या कहा जाता था, तो आप बताएंगे उर या ग्राम। दूसरा क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो मंडलम। तीसरा क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में जिले को क्या कहा जाता था, तो वालनाडु या कोट्टम। चौथा है विजयनगर साम्राज्य में परगना या तहसील को क्या कहा जाता था, तो नाडु। और अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में ब्लॉक को क्या कहा जाता था, तो आप बताएंगे मेलग्राम। यह मेलग्राम 50 गांव का समूह होता है। और अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में गांव को क्या कहा जाता था, तो आप बताएंगे उर या ग्राम कहा जाता था। यह पूरे विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है, आप जानते रहिएगा। देखिए, विजयनगर प्रशासन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी।
विजयनगर प्रशासन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी और दो महत्वपूर्ण विशेषता में एक थी न्यायंकर व्यवस्था और दूसरी थी आयंकर व्यवस्था। मैं क्या बता रहा हूं कि विजयनगर प्रशासन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी और दो महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक थी न्यायंकर व्यवस्था और दूसरी थी आयंकर व्यवस्था। देखिए न्यायंकर व्यवस्था में क्या होता था, आपने पढ़ा होगा कि इल्तुतमिश को पढ़ा होगा आपने। इल्तुतमिश ने क्या किया था जरा समझिए। हम इल्तुतमिश का काल को देखते हैं कि इल्तुतमिश ने क्या किया था। देखिए इल्तुतमिश ने क्या किया था, सारा भूखंड था भूमि का, यहाँ केंद्र और यहाँ ऐसे टुकड़े किए थे। कई टुकड़ों में इल्तुतमिश ने अपने पूरे भूखंड को बांट दिया था। ये इल्तुतमिश की बात कर रहा हूं, समझिए। तो यहां ये जो व्यवस्था थी ये होती थी इक्ता, और यहां पर जो व्यक्ति बैठा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इक्तादार, यानी इसको इक्तादार बोलते थे। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, ये इक्तादार क्या करेगा, इक्तादार इस भूमि पे जो किसान रहते हैं या जो भी व्यक्ति व्यवसाय करते हैं तो उनसे राजस्व वसूलेगा। उनसे क्या करेगा, राजस्व वसूलेगा। अब राजस्व में मान लीजिए उसे 100 रुपया प्राप्त हुए और 75 रुपया उसके खर्च हो गए, तो कितना पैसा बचा, 25 रुपये बचे। तो ये जो 25 रुपये होंगे ये 25 रुपये केंद्र में जमा करा दिए जाएंगे। क्या होंगे, केंद्र में जमा करा दिए जाएंगे। अब देखिए इल्तुतमिश के समय में इक्ता व्यवस्था प्रचलित थी और इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपने राज्य की जमीन को कई भूखंडों में विभाजित कर दिया था जिसे इक्ता कहा जाता था, और जो व्यक्ति यहाँ का शासन चलाता था वो इक्तादार होता था। यह व्यक्ति क्या सेना भी रखता था, यह व्यक्ति पूरे शासन का जिम्मेदार होता था। अब क्या किया, विजयनगर के प्रशासन में जो न्यायंकर व्यवस्था थी वह इल्तुतमिश के शासन से मिलती जुलती है। देखिए यहां एकता थे, इल्तुतमिश में एकता थे और यहाँ भू सावंत होते थे। न्यायंकर व्यवस्था में समस्त भूमि के टुकड़ों को कई टुकड़ों में बांटा गया, उनको भू सामंत कहा गया, इनको नायक भी कहा जाता था और इनका नाम था अमर नायक। यहां इक्ता में बटी थी, यहां भू सामंत में बटी थी, यहां इक्तादार होते थे, यहां अमन नायक होते थे, अर्थात यहां भूमि को अमरम कहा जाता था और यहां भूमि को इक्ता कहा जाता है। मैं क्यों बता रहा हूं इल्तुतमिश, क्योंकि यहां दोनों से मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इल्तुतमिश में भूमि को इक्ता और विजयनगर में भूमि को अमरम कहा जाता था और इक्तादार को अमरम नायक कहा जाता था। इक्तादार को अमरम नायक कहा जाता था। और आगे चलकर क्या होगा, यह इक्तादार वाली व्यवस्था इल्तुतमिश में भी वंशानुगत हो रही है, वंशानुगत, और यहां भी वंशानुगत हो रही है, आगे चलकर वंशानुगत हो रही है। अर्थात जो अमरम होगा वह उसका बेटा आगे जाके अमरम बनेगा। और पतन का प्रमुख कारण पूछा जाए, पतन का प्रमुख क्या कारण था, तो पतन का कारण था प्रांतीय प्रशासन। पतन का प्रमुख कारण क्यों था प्रांतीय प्रशासन, क्योंकि कई भूमि के टुकड़े को कई प्रांतों में बांटा गया था और वहां अमन नायक हुआ करते थे। जब तक विजयनगर साम्राज्य के जो शासक शक्तिशाली रहे तब तक तो इन पर नियंत्रण रहा। जैसे ही शक्तिशाली कम हुए तो इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। चलिए देखिए मैं क्या कह रहा था, इसको समझिए। आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर प्रशासन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो आप बताएंगे न्यायंकर व्यवस्था
और आयंकर व्यवस्था। आपसे पूछा जाएगा नायंकर व्यवस्था में जो भूस्वामित्व जो नायक कहते थे, इनको अमर नायक बोलने लगे और भूमि को अमरम बोलते थे। आगे चलकर यह वंशानुगत हो गया और यही पतन का प्रमुख कारण बना प्रांतीय प्रशासन का। चलिए, दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था क्या थी? 12 व्यक्तियों का समूह थी, कुछ नहीं थी, 12 व्यक्तियों का समूह थी गांव का शासन चलाने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए आयंकर व्यवस्था का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे स्थानीय प्रशासन से। स्थानीय प्रशासन से है, गांव के समूह से है, और 12 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से आयंगार कहा जाता था और इन पर एक नियंत्रण होता था। नियंत्रण एक केंद्रीय अधिकारी का होता था जिसे महानायकचारी कहते थे। नियंत्रण केंद्रीय अधिकारी का होता था, इसे महानायकचारी कहते थे और आप ये जानते रहिए। अगर आपसे पूछा जाए नायंगर व्यवस्था किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे प्रांतीय प्रशासन से, और आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है, आप बताएंगे स्थानीय प्रशासन से। आयंगर व्यवस्था स्थानीय प्रशासन से संबंधित है। जानते रहिए। चलिए, देखिए अब यहां पर विजयनगर मेरी ओर से कंप्लीट हुआ और विजयनगर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सब इससे में आपको मिल जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं बहमनी। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक, तो बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन शाह या हसन गंगू था। और बहमनी राज्य की स्थापना का वर्ष क्या है? 1347। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। और यह किसके काल में यह बहमनी राज्य अस्तित्व में आया? तो मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत के शासक हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में बहमनी राज्य अस्तित्व में आता है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक और राज्य विजयनगर अस्तित्व में आता है 1336, ये 1347 में आता है और इसकी राजधानी है प्रारंभिक गुलबर्गा और बाद में बीदर। इसकी राजधानी है प्रारंभ में गुलबर्गा और बाद में बीदर। राजधानी प्रारंभ में गुलबर्गा और बाद में बीदर। बहमनी संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू। वर्ष 1347 और दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक और राजधानी है प्रारंभ में गुलबर्गा बाद में बीदर। यह इसकी प्रारंभिक जानकारी है बहमनी राज्य की, आप जानते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बहमनी जो राज्य की जो है कैसे कैसे अस्तित्व में आया। अलाउद्दीन हसन शाह या जिसे हसन गंगू कहते थे, यह सबसे पहले बहमनी राज्य की स्थापना करते हैं और उसके बाद गद्दी पर, देखिए यहाँ पर हम महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ेंगे, पूरे शासकों का विस्तार नहीं लेंगे। इसके बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठते हैं, मोहम्मद प्रथम। और मोहम्मद प्रथम का जो काल था वह सर्वप्रथम बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग संभवतः इन्हीं के काल में हुआ था। अलाउद्दीन हसन शाह के बाद मोहम्मद प्रथम आते हैं और मोहम्मद प्रथम के समय में बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग इनके द्वारा किया गया। आगे जाकर आप पढ़ेंगे बाबर ने भी बारूद का प्रयोग किया था, परंतु संभवतः भारत में सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद प्रथम ने किया, बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग। मोहम्मद प्रथम के बाद फिरोज शाह बहमनी आते हैं और फिरोज शाह बहमनी का जो काल होता है, विजयनगर के शासक रहते हैं देवराम प्रथम व देवराम द्वितीय को पराजित किया था। यह फिरोज शाह बहमनी ने विजयनगर के शासक देवराम प्रथम व द्वितीय को पराजित किया था। और फिरोज शाह बहमनी के बाद आते हैं अहमद शाह प्रथम या अहमद शाह वली या संत अहमद। इन्हें संत अहमद क्यों कहा जाता है? अपनी धर्म निष्ठा के कारण सहिष्णु शासक थे ये, सहिष्णु शासक होने के कारण इन्हें संत अहमद कहा जाता है। आगे हम इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आते हैं हुमायूं।
हुमायूं को दक्षिण का जालिम या नीरो कहा जाता है। यह महमूद गवा के प्रधानमंत्री होते हैं। महमूद गवा इनके प्रधानमंत्री होते हैं। हुमायूं का प्रधानमंत्री कौन होता है? महमूद गवा। महमूद गवा को भी हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन साहब बहमनी या हसन गंगू करते हैं। उसके बाद मोहम्मद प्रथम आते हैं। मोहम्मद प्रथम का काल बारूद का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग होता है, यहां से यह क्वेश्चन बनता है। उसके बाद फिरोज शाह बहमनी आते हैं। फिरोज शाह बहमनी विजयनगर के शासक देवराम प्रथम और द्वितीय को हराते हैं, पराजित करते हैं। परंतु मैंने आपको बताया युद्ध से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन साहित्य या संस्कृति से आते हैं। जानते रहिए, क्वेश्चन अहमद साहब प्रथम या अहमद साहब बली या संत अहमद से पूछा जाएगा। अपनी धर्मनिष्ठा के कारण इनको सहिष्णु शासक कहा गया है। फिर अगला आते हैं हुमायूं। हुमायूं को दक्षिण का जालिम या नीरो कहा जाता है और महमूद गवा हुमायूं के प्रधानमंत्री होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि दक्षिण का जालिम या नीरो किसे कहा जाता, ऑप्शन होंगे अकबर, हुमायूं, बाबर, तो आप ध्यान रखिएगा ये हुमायूं बहमनी साम्राज्य के हुमायूं हैं। देखिए, महमूद गवा को पढ़ लेते। महमूद गवा कौन थे? महमूद गवा फारसी व्यापारी थे पहली चीज तो, और इन्होंने बीदर में विद्यालय बनाया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, रोजत उल इंसा नामक पुस्तक की रचना की है। देखिए, ये बीदर में विद्यालय बना रहे हैं, इस कारण से यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महमूद गवा किसके प्रधानमंत्री थे? हुमायूं के। और इन्होंने बीदर में विद्यालय बनाया, ये फारसी व्यापारी थे और रोजत उल इंसा नामक इन्होंने पुस्तक लिखी। चलिए देखिए, फिर उसके बाद हुमायूं के बाद अगले शासक होते हैं मोहम्मद तृतीय। मोहम्मद तृतीय का काल जो होता है अपना चरमोत्कर्ष का काल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बहमनी साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का काल क्या था, तो आप बताएंगे मोहम्मद तृतीय का काल बहमनी साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का काल था। दूसरा था महमूद गवा का योगदान चरमोत्कर्ष में। देखिए, मैंने आपको बताया था महमूद गवा जो हुमायूं के प्रधानमंत्री थे, ये बीदर में विद्यालय बना रहे हैं और इनका योगदान था चरमोत्कर्ष में, यानी ये इनके भी प्रधानमंत्री थे। इनके समय में रूसी घोड़ा व्यापारी निकितन आया। यह जानते रहिएगा कि एक रूसी घोड़ा व्यापारी था निकितन, इनके काल में ही आया। फिर अगले शासक बनते हैं महमूद शाह। महमूद शाह के समय बहमनी राज्य टूटना शुरू हो गया, टूट गया। अर्थात बहमनी राज्य कितने भागों में टूटेगा? आप लोग जानते हैं बहमनी राज्य 5 भागों में टूट जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 भागों में आगे जाके बहमनी राज्य टूटेगा। चलिए 5 कौन कौन से भाग हुए जिसमें बहमनी राज्य टूट जाता है, अब हम इसको जानते हैं। पहला बीजापुर में टूटेगा और यहां वंश थे आदिल शाही वंश और यहां संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। दूसरा अहमदनगर में टूटेगा, यहां वंश था निजाम शाही वंश और संस्थापक थे मलिक अहमद। तीसरा बरार में टूटेगा और यहां था इमाद शाही वंश और फतेह उल्लाह इमाद इनके संस्थापक थे। चौथा था गोलकुंडा, यहां है वंश कुतुब शाही वंश और संस्थापक हैं कुली कुतुब शाह। पांचवा बीदर और यहां वंश है बरीद शाही वंश और अमीर अली बरीद, ये इसके संस्थापक हैं। इस प्रकार से जो बहमनी साम्राज्य था वो आगे जाके 5 भागों में टूटेगा और इसको जानते रहिएगा। यहां मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, इसको याद रखने के लिए इसको आपको स्वयं को याद रखना होगा। मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं, जैसे गोलकुंडा, जैसे गोल कुतुब मीनार अर्थात गोलकुंडा, यहाँ कुतुब शाही कुली कुतुब शाह। आप ये देखिए कि भाई गोलकुंडा गोल कुतुब मीनार, यानी कुतुब मीनार गोल है तो गोल है मतलब गोलकुंडा, और कुतुब शाही और कुली कुतुब शाह। पांचवा बीदर बरीद, बीदर बरीद में आप ध्यान रखिएगा बरीद शाही,
और इसके संस्थापक अमीर अली बरीद। यह जानते रहिए बहमनी साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ, फिर बहमनी साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और 5 भागों में यह कैसे टूटा, इसको आप समझते रहिए। चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं। देखिए, हमें 5 बहमनी राज्यों को नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण है हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बीजापुर को पढ़ेंगे। बीजापुर क्यों महत्वपूर्ण है अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। बीजापुर में कौन सा वंश था, तो आप बताएंगे आदिल शाही वंश था। देखिए, धर्म सिया मैंने लिखा है, बीजापुर जो आदिल शाही वंश था वो सिया अनुयायी थे। अगर मैं पूछूं मुगल, आगे आके हम मुगल पढ़ेंगे, तो मुगल कौन थे, तो आप बताएंगे मुगल सुन्नी थे। अगर ईरान के राजा, ईरान में जिनका शासन था वो भी सिया थे। अगर मैं पूछूं मुगल जो थे जैसे बाबर या हुमायूं, बाबर ने भी कुछ समय के लिए सिया संप्रदाय अपना लिया था और हुमायूं ने भी कुछ समय के लिए सिया संप्रदाय अपना लिया था। देखिए, जो मुसलमानों में अगर लड़ाई सिया सुन्नी की है, उस समय ऐसी लड़ाई नहीं होती थी, वह राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में प्रेरित होती थी। जब हम मुगलों को पढ़ेंगे तब हम बताएंगे क्यों सिया संप्रदाय अपनाया। अभी आप पढ़ते रहिए। अंत में पूछा जाता है कि विजयनगर को किसने मिलाया अपने साम्राज्य में, तो आप बताएंगे औरंगजेब द्वारा विजयनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। औरंगजेब द्वारा विजयनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। देखिए, बीजापुर के शासकों के नाम थोड़ा आप जानते रहिए। बीजापुर के शासक हैं यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, मल्लू आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, अली आदिल शाह। और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय और मोहम्मद आदिल शाह, ये 2 महत्वपूर्ण हैं। बाकी को आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इन दोनों को ध्यान रखना है। जानकारी के लिए मैंने बता दिया। अब हम पढ़ते हैं इब्राहिम आदिल शाह के बारे में। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का क्या रोल था। देखिए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ये अत्याधिक उदार शासक थे और अत्याधिक उदार होने के कारण इनको जगत गुरु और अबला बाबा निर्धनों का मित्र टाइटल दी गई। आपसे पूछा जाएगा कि जगत गुरु किसकी टाइटल है, तो आप बताएंगे इब्राहिम आदिल शाह। अबला बाबा किसकी टाइटल है, तो वो भी इब्राहिम आदिल शाह। और निर्धनों का मित्र किसकी टाइटल है, वो भी इब्राहिम आदिल शाह। इनका शासन था धर्मनिरपेक्ष था, सेकुलरिज्म में आस्था थी। यानी इब्राहिम आदिल शाह सेकुलरिज्म में आस्था रखते थे, हिंदू मुसलमान सबको साथ लेके चलते थे। यह इब्राहिम आदिल शाह गणेश और सरस्वती की पूजा किया करते थे। यह जानते रहिए, यदि कोई मुस्लिम शासक हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहा है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, और कोई हिंदू शासक मुस्लिम देवी देवताओं की पूजा करता है तो भी महत्वपूर्ण होता है। यहां से क्वेश्चन आएंगे। जो इब्राहिम आदिल शाह महान विद्या प्रेमी था और यह संगीत प्रेमी भी हुआ करता था। इब्राहिम आदिल शाह की एक किताब थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किताब का नाम है किताब इ नौरस। मैं यहाँ इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। और किताब उन नौरस में क्या है, गीतों का संग्रह है, हिंदू देवी देवताओं व मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचा गया है। अर्थात गीतों का संग्रह किताब इ नौरस में है, जो हिंदू और मुस्लिम देवी देवताओं की प्रशंसा में इसको रचा गया है। उम्मीद है आप लोग इसको कर पा रहे हो। चलिए देखिए, इनके दूसरे शासक मोहम्मद आदिल शाह का क्या है। मोहम्मद आदिल शाह ने क्या किया, गोल गुम्बज बनवाई। देखिए, गोल गुम्बज, बीजापुर में गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और इसकी विशेषता क्या है, यह विश्व के विशालतम गुम्बदों में से एक है। देखिए, यह मोहम्मद आदिल शाह का आपको मकबरा दिख रहा होगा, एक इमेज है, और इसका गुम्बद देखिए, यह विश्व के विशालतम गुम्बदों में से एक है और यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। आप यूट्यूब पर जाने क्या क्या सर्च करते रहते हैं, आप इन चीजों को सर्च किया कीजिए।
आप अगर इन चीजों को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह विशालतम गुंबदों में से एक क्यों है। देखिए इसका गुंबद देखिए। और क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर या पीएससी या विभिन्न स्टेट में पूछा जाता है कि वह किसका मकबरा है जो भारत में जिसका विशालतम गुंबदों में से एक है, तो आप बताएंगे मोहम्मद आदिल शाह। चलिए आज के लेक्चर्स में बस इतना ही। आगे के लेक्चर्स में हम भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।